हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है। अर्थ एवं परिभाषा। विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व के जो सभी बाजार हैं उसके एकजुट होकर कार्य करने की जो प्रोसेस है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। वैश्वीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्यरत हो कई देश आपस में व्यापार करते हैं और तकनीकी साझा करते हैं। तो वैश्वीकरण में क्या होता है कि जो विश्व के जो सभी मार्केट हैं, बाजार हैं, वो क्या करते हैं, एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से क्या होता है कि जो विश्व के जो लोग हैं एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सभी व्यापारिक क्रियाओं का क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और विश्व में क्या बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्यरत होती है। और कोई देश आपस में क्या व्यापार करते हैं तो इसे कई देश क्या करते हैं, आपस में व्यापार करते हैं और तकनीकी साझा करते हैं। वैश्वीकरण से ये आशय भी लगाया जा सकता है कि जो स्थानीय है वह सार्वभौम है, जो सार्वभौम है वह स्थानीय है। दूरियां मिट गई है, जिससे क्या है, सारा विश्व एक भूमंडलीय ग्राम या ग्लोबल विलेज में बदल गया है। यातायात हो, संचार हो, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतने चमत्कारी परिवर्तन हुए कि उन्होंने दूर दूर के स्थानों को एक दूसरे के निकट ला दिया। पूंजी के मुक्त प्रभाव ने आर्थिक बंधन तोड़ दिए। यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक व सांस्कृतिक आदान प्रदानों ने लोगों की जो जीवन शैली थी उसको बदल दिया है। तो वैश्वीकरण ने क्या कर दिया है कि जो आर्थिक बंधन तोड़ दिया और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व सांस्कृतिक आदान प्रदानों ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है। इसकी कुछ डेफिनेशंस दी है एंथोनी गिडिंस ने। भूमंडलीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का एक ऐसा घनीकरण है कि स्थानीय तथा दूरस्थ घटनाएं एक दूसरे को रूपायित करते हैं। दूसरा हो गया जॉन बैलिस व स्टीव स्मिथ के अनुसार, वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो मानवों के सामाजिक संगठन के क्षेत्रीय पैमाने में आमूल परिवर्तन या रूपांतरण को समाहित करती है, जिससे दूर दूर के समुदाय जुड़ जाते हैं तथा यह उनके क्षेत्रों व महाद्वीपों के पार सत्ता के संबंधों को विस्तृत कर देती है। उसके बाद आर रॉबर्टसन ने दी है भूमंडलीकरण की परिभाषा। भूमंडलीकरण आधुनिकता का अनिवार्य साथी या सहयोगी है। जो पुराना भूमंडलीकरण था वो दुर्बल तथा गहन था, जबकि नया भूमंडलीकरण विस्तृत है। भूमंडलीकरण ऐसी व्यवस्था है जिसमें मानवों को अलग थलग समुदाय का सदस्य नहीं समझा जाता है, जो संकीर्ण सूत्रों या कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से बंधे होते थे। अब सभी समुदाय भूमंडलीय विषयों में प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं। एक हो गया सांस्कृतिक व सामाजिक व सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक आयाम, तीसरा हो गया राजनीतिक आयाम। फर्स्ट हो गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम। भूमंडलीकरण का लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। अब पुरानी व्यवस्थाएं या संस्थाएं सतत रूप में दुर्बल होती जा रही हैं। उनकी जगह नई पहचानें उभर रही हैं जो विशेष रूप में किसी राष्ट्र या समुदाय की धरोहर नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने लोगों के जीवन में सांस्कृतिक प्रतिमानों को बदल दिया है, जिसके फलस्वरूप अब वे अमेरिका वस्त्र पहनते हैं और चाइनीज़ भोजन लेते हैं और इंग्लिश पॉप संगीत जो होते हैं वो सुनते हैं। इससे विदित होता है कि सहभाजित मूल्यों व आदर्शों पर आश्रित एक भूमंडलीय समाज की रचना हो रही है, जो स्वदेशी के कट्टरवादियों के समक्ष एक गंभीर समस्या पैदा करती है। तो सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम है वैश्वीकरण के। इसमें क्या है कि जो पुरानी व्यवस्थाएं और संस्थाएं क्या हो रही, धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। उसकी जगह क्या है, नई पहचानें उभर रही हैं। जैसे
जो किसी विशेष राष्ट्रीय समुदाय की धरोहर नहीं है। जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न्यू न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, जिससे क्या लोगों के आम लोग हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है, सांस्कृतिक प्रतिमान बदल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अब क्या हो रहा है कि जो किसी भी देश में जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को क्या कर रहे हैं, वो एडॉप्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो गया है, जो कल्चर अडॉप्ट कर दिया उससे क्या हो गया, जो स्वदेशी जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरवादियों के समक्ष क्या हो गया, एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है वैश्वीकरण के कारण। दूसरा हो गया आर्थिक आयाम। बाजारों, व्यापारिक वस्तुओं तथा विनियोगों के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का बहुत स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। भूमंडलीकरण का बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है इसमें आर्थिक आयाम में। इसी के साथ राष्ट्रीय सीमाओं के परे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी व इंफॉर्मेशन व विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। भूमंडलीकरण का उदारीकरण से स्वाभाविक मेल है, क्योंकि पूंजी का बहाव हो रहा है तथा दुनिया के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां व निगम अपना क्या कर रहे हैं, जाल फैला रहे हैं। इसी से नए पदबंधों, न्यू टर्म्स कहेंगे, की रचना हो रही है, जैसे डिस्निफिकेशन व मैकडोनाल्डिजेशन इत्यादि विदेशी जो पूंजी का निवेश विश्वव्यापी परिघटना बन चुकी है। तो क्या हो रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी और जो निगम है अपना जाल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों में फैला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इससे क्या हो गया, नए नए जो टर्म्स हैं, पदबंध हैं, उससे क्या रचना हो रही है, जैसे डिस्निफिकेशन, मैकडोनाल्डिजेशन, इस तरह के जो पदबंध हैं उसकी रचना हो रही है। टर्म्स मतलब शब्द। विदेशी पूंजी का जो निवेश है विश्वव्यापी परिघटना बन चुकी है। उसके बाद हो गया राजनीतिक आयाम। राजनीति के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का अपना महत्व है, क्योंकि इसने राष्ट्र राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण ने जो 1648 की वेस्टफेलिया की संधि के समय से चली आ रही है, इसने राज्य की प्रभुसत्ता के बाहरी पक्ष को अंकुशित किया है तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अंत की ओर संकेत किया है। यह राज्य का नया प्रतिमान बना रहा है, जो अनेक गैर राज्य अभिकर्ताओं के सहयोग से कार्यरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रहार ने क्या कर दिया है, राष्ट्र राज्यों की जो सीमाओं को तोड़ दिया है और लौह आवरण समाचारों के प्रसार पर कठोर अंकुश की स्थिति को असंभव बना दिया है। यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक भूमंडलीकरण अधिक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की रचना कर सकता है। तो यह हो गया राजनीतिक आयाम है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, जो गैर राज्य अभिकर्ता के सहयोग से कार्यरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रहार ने क्या कर दिया है, जो राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को तोड़ दिया है और जो लौह आवरण जैसे समाचार पत्र पर क्या होता था, कठोर अंकुश, उसकी स्थिति को भी क्या असंभव बना दिया है। यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो भूमंडलीकरण अधिक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की ओर रचना कर सकता है। उसके बाद हो गया वैश्वीकरण की विशेषताएं। फर्स्ट हो गया वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं। जो प्रादेशिक दूरियां व सीमाओं के होते हुए भी समकालीन विश्व में अनेक नए विकास हो रहे हैं, जो इस नई परिघटना के प्रसायक हैं। दूसरा हो गया लोगों के जीवन में नए सांस्कृतिक मूल्यों का संचार हो रहा है, जो स्वदेशी की कट्टरवादिता को नकारता है। तीसरा हो गया पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में अपना व्यापारिक जाल फैला रही है। तीसरा विशेषता है आर्थिक क्षेत्र मुक्त हो रहा है, बाजार खुलते जा रहे हैं तथा राज्य व बाजार क्या परस्पर मित्र होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण का 5 विशेषता है। सूचना जो प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के कारण लोग विश्व के हर भाग में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे परिचित होते जा रहे हैं। स्थानीय व मीलों दूर होने वाली घटनाओं पर परस्पर प्रभाव दिखा जा सकता है। छठा हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र राज्यों की आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। उसके बाद हो गया भूमंडलीकरण के पक्ष में तर्क। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। अब आर्थिक रूपांतरण की गति इतनी तेज है कि उससे एक नए विश्व व उसमें नई राजनीति व अर्थव्यवस्था की रचना की है। अब कोई राज्य अलग थलग नहीं
है न रह सकता है। व्यापारिक व पूंजी निवेश के कारण विश्व अर्थव्यवस्था अंतःनिर्भर हो चुकी है। तो आजकल क्या हो गया कि भूमंडलीकरण के कारण क्या है, आर्थिक रूपांतरण की गति बहुत तेजी है। इसमें क्या हो रहा है कि नए विश्व व उसमें नई राजनीति व अर्थव्यवस्था की रचना हो रही है। कोई भी देश अलग थलग न तो है न तो रह सकता है। और दूसरा हो गया इसके पक्ष में तर्क, भूमंडलीकरण के संचार व्यवस्था ने लोगों की जीवन शैली को आमूल रूप में बदल दिया है। सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पद्धति के मानदंड बदल गए हैं। विश्व संस्कृति का विकास हो रहा है। तीसरा हो गया नया सामाजिक आंदोलन दुनिया के अधिकाधिक भागों को अपने चपेट में ले रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्ष प्रबल होता जा रहा है। शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, बेकारी, भयानक रोग आदि मिटाने का प्रयास चल रहे हैं। उसके बाद हो गया चौथा है विश्व राज्य, विश्व सरकार और विश्व नागरिकता की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। ऐसा लगता है भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार्वभौमिकरण संभव हो सकेगा। अब हो गया वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क। फर्स्ट हो गया यह पूंजीवाद का नवीनतम रूप है। इसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज भूमंडलीकरण की आलोचना, पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद को पैदा किया है, फिर नव उपनिवेशवाद आया, अब वैश्वीकरण उसी का रूप है। नोम चॉम्स्की के अनुसार दुनिया के कुछ धनी देश पिछड़े या गरीब देशों पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा हो गया भूमंडलीकरण का प्रभाव सामान्य है। यदि कुछ विकसित देशों ने इसका लाभ उठाया है तो बहुत से गरीब जो पिछड़े देश हैं उनका शोषण के शिकार भी हुए हैं। तीसरा हो गया वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता पर प्रहार किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम कमजोर देश की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। चौथा हो गया यह जरूरी नहीं है कि आज के विश्व में विकसित होने के लिए हर राज्य पाश्चात्य देशों का अंध अनुसरण करे। हर देश की अपनी विशिष्ट स्थिति होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया व वियतनाम की आश्चर्यजनक प्रगति को देखकर उनको पूर्व के भागों की गणना की जाती है। उनकी पूर्व के भागों में गणना की जाती है। 5 हो गया यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भूमंडलीकरण जो वैश्वीकरण है स्तर पर काम करने वाली सभी संस्थाएं अच्छी नहीं हैं। यह सवाल पूछा जा सकता है कि अनेक गैर सरकारी संगठन जो विश्वव्यापी स्तर पर अभियान चला रहे हैं जिसके प्रति उत्तरदायी हैं। अब हो गया यदि उदारवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमंडलीकरण क्या है, एक नया व स्वस्थ विकास है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भूमंडलीकरण के जो वैश्वीकरण है वो क्या है, बिल्कुल नया और स्वस्थ विकास है जिसका क्या होना चाहिए, वेलकम किया जाना चाहिए। यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह बताता है कि यह धनी व विकसित देशों के हाथों पिछड़े व कमजोर देशों के शोषण की नई स्थिति का परिचायक है। तो जो मार्क्सवादी कहते हैं दृष्टिकोण है तो ये कहता है कि जो धनी व जो विकसित देश हैं उनके हाथों क्या है, जो पिछड़े व कमजोर देश हैं उनकी शोषण की नई स्थिति का परिचायक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके अर्थ, उसकी जो आयाम, उसकी विशेषताएं, उसके पक्ष एवं विपक्ष में जो तर्क हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।